आप जिनको आदरणीय कहते हैं उनके खिलाफ बोलने से वो डर रहे हैं, कहीं ये डर रंजीत निर्गुणी जी के भी अंदर तो नहीं? इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सड़कें, ये बिजली विकास नहीं है। तो आपकी नज़र में सर विकास का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? देखिए, सरायरंजन में जो KSR कॉलेज है आज तक उसको फुल फ्लेजेड मान्यता क्यों नहीं मिल पाई? कि इस बार रंजीत निर्गुणी जी बीजेपी से बगावत करके और आरजेडी का दामन थामने वाले हैं, ये कितनी सच्चाई है? चलिए, इतने बड़े विकास पुरुष को अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए सैकड़ों यूट्यूबर्स को फोर्स्ड तरीके से लोगों से अपनी तारीफ करवानी पड़ रही है। उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार के नाम पर कई बीघा का बीघा जमीन रजिस्ट्री करवा दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? नमस्कार साथियों, मेरा नाम केशव सिंह है और मैं अभी बिहार के सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। दोस्तों, क्योंकि बिहार में अभी कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव है और इसलिए बिहार की राजनीति पूरी गर्मा गर्म हो चुकी है और इसी राजनीतिक की चर्चा करते हुए हम अपने अतिथि आज रंजीत निर्गुणी जी के साथ जुड़े हैं और अभी हम लोग रंजीत निर्गुणी जी से मिलके और बिहार और मेनली सरायरंजन के बारे में कुछ मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सबसे पहले सर, हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट किसी बात को करते हुए हम आएंगे कि क्या आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? मैंने तो कई बार कह दिया है कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। किसी पार्टी से या निर्दलीय? ये समय पर बताएंगे। अभी इसकी कोई, क्योंकि सर ऐसा सुनने में आ रहा है विधानसभा क्षेत्र में, आपके ही इस विधानसभा क्षेत्र में सुनने को आ रहा है कि इस बार रंजीत निर्गुणी जी बीजेपी से बगावत करके और आरजेडी का दामन थामने वाले हैं, ये कितनी सच्चाई है? चलिए, ये बड़ी बात है कि लोग हमारी चर्चा तो कर रहे हैं कम से कम। चुनावी मुद्दे क्या होंगे सर इस बार? निर्गुणी जी किस मुद्दों को लेके आएंगे अपने सरायरंजन क्षेत्र में? देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते जी। हम सिर्फ विचारधारा की बात नहीं करते हैं। लोगों के दैनंदिन जीवन के बुनियादी मुद्दे ही मेरे लिए हमेशा बड़े मुद्दे रहे हैं, क्योंकि आज हम बड़े तौर पर कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपने आसपास के गांव में, शहर में, नगर में कहीं भी विद्यालयों के यदि बच्चों को आप देखते हैं तो आपको देख कर के ही पता लग जाता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। तो उस नाते मेरा जो सबसे पहला विषय और मुद्दा रहा है हमेशा और विगत 16 सालों में लगातार रहा है, वो है सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की सुधार। साथ में हमने कहा है, बल दिया है, गांव में रहते हुए 16 साल से जो हमने देखा है कि किसान को न समय पर बीज मिल रहा है, न उर्वरक मिल रहा है, न उसको अन्य सरकारी सुविधाएं समय पर मिलती हैं। जब वो अपनी फसल को उपजा लेता है तो उसके लिए न बाजार मिलता है, न कोई पैरोकार मिलता है। इसीलिए हमने कहा है, बीज से बाजार तक हम सहयोगी बनकर किसानों के साथ खड़े दिखेंगे, खड़े मिलेंगे। उनके लिए एक हब बनाने का काम करना है। प्रगतिशील खेती के साथ मैं लोगों को पहले से भी जोड़ता रहा हूं और ख़ास करके मैं युवाओं को खेती की जो एक वैज्ञानिक क्षमता है, उसमें जो पोटेंशियल है और उसमें जो अर्निंग के लिए भी तमाम स्कोप्स हैं, उससे जोड़ता रहा हूं और आने वाले वर्षों में भी लगातार जोड़ूंगा। इसी आगे यदि हम बातों को बढ़ाते हैं कि शिक्षा और कृषि के साथ, आप देखिए विगत कुछ वर्षों में जिस प्रकार से तरह तरह के रोग हाथ पांव पसार रहे हैं, किडनी का रोग हो, कैंसर हो, लीवर हो, हार्ट अटैक्स हो, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। लगातार आकस्मिक मृत्यु, असामयिक निधन का ये मैं कहता हूँ कई बार कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अकाल मृत्यु के दौर में जी रहे हैं। तो इसीलिए स्वास्थ्य को लेकर के लोगों में लगातार प्रिवेंटिव केयर पर हमारा फोकस रहेगा कि हम कैसे लोगों के अंदर लगातार प्रिवेंटिव केयर को लेकर अवेयरनेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चौथा मुद्दा जो हमारा रहा है कि जो पेटी करप्शन है, जो दैनंदिन कार्यों में लोगों को एक पंचायत सेवक हो, रोजगार सेवक हो, आवास सहायक हो, विकास मित्र हो, टोला स्वयं सेवक हो, या उसके ऊपर प्रखंड स्तर पर जितने भी कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थाना, प्रखंड स्तरीय तमाम कार्यालय, प्रखंड स्तरीय अस्पताल, जिला स्तरीय जो सरकारी कार्यालय हैं, नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे कि एक आम व्यक्ति भटकता है, दर बदर भटकता है।
छोटे छोटे काम के लिए महीनों भटकता है, बिना पैसा और पैरवी के उसका कार्य जल्दी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। सर, आपने जितने भी मुद्दे उठाए, अगर इसको देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। आपने कहा सर कृषि से पूरे बिहार में कृषि की हालत ख़राब है। आपने कहा सर एजुकेशन का पूरे बिहार में एजुकेशन की हालत ख़राब है। आपने कहा आम जन का स्वास्थ्य का पूरे बिहार में स्वास्थ्य का सर हालत ख़राब है। और आपने कहा करप्शन का सर, तो पूरे बिहार में करप्शन की, पूरे देश जानता है कि बिहार में करप्शन की क्या स्थिति है सर। इन सभी के बीच में सर देखने को तो सरायरंजन में ये भी मिल रहा है सर कि आपके जो विरोधी होंगे महामहिम विजय कुमार चौधरी जी, उन्हें तो दावा करेंगे सर कि हमने सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, हमने सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में राम जानकी मेडिकल कॉलेज दिया। ये नैरेटिव पर मैं लगातार बोल रहा हूँ। यहाँ पर 2-3 नैरेटिव लगातार अभी चल रहा है और मैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस बात को उठा रहा हूँ। एक विषय यह है कि यदि इतने बड़े विकास पुरुष हैं, इतना बड़ा त्याग उनका है, तो फिर इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी और किस प्रकार से पिछले कुछ महीनों में लोगों के ऊपर दबाव, प्रभाव, प्रलोभन, प्रताड़ना जिस प्रकार से हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में देखा है, जिसकी कहानियां हर गांव में आज गूंज रही हैं, आखिर ये उनके पूरे कार्यकाल पर, उनके पूरे कार्य पद्धतियों पर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर जनता में जहां एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरायरंजन विधानसभा में पूरे बिहार में सर्वाधिक विकास हुआ है, इसीलिए भले ही वो मुद्दे जिन पर हमने चर्चा किया वो पूरे बिहार के लिए है, लेकिन मैं यही तो जानना चाहता हूं अपने आदरणीय से कि आप या आपके सहयोगी जब लगातार ढिंढोरा पीट रहे हैं और कि सरायरंजन में सर्वाधिक विकास हुआ है, तो मैं माननीय से बड़े सम्मानजनक तरीके से जानना चाहता हूं कि उस ढिंढोरा पीटने के पैरामीटर्स क्या हैं, मापदंड क्या हैं। आपने सवाल उठाया इंजीनियरिंग कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, तो वहाँ पर मेरा सभी मित्रों को मैं बता रहा हूँ पिछले दिनों कि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हर ज़िले में बन रहा है। और ये समस्तीपुर ज़िले का इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नरघोघी में इसलिए बना क्योंकि राम जानकी ठाकुरवाड़ी का ज़मीन वहाँ उपलब्ध हो पाया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऑन कैमरा कहता हूँ, उस ज़मीन को ऊपर करने में दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता, और मैं आज खुलकर कहता हूँ उसमें हम लोगों की बड़ी भूमिका रही। तो क्या हम ये ढिंढोरा पीटें कि हमने ज़मीन नहीं ढूंढा होता तो माननीय ने उस ज़मीन को पारित नहीं करवा दिया होता तो ये भवन नहीं बना होता। और मान लीजिए 2 बड़े संस्थाएं बन गई, इससे आम जन की दैनंदिन समस्या का क्या रिश्ता है। वो एक पहलू है कि 2 बड़े संस्थाएं बनी तो उसके 2-4 किलोमीटर रेडियस के ज़मीन की कीमतें बढ़ गई। तो ज़मीन की कीमतें 2-4 किलोमीटर की रेडियस में बढ़ जाने से क्या हम कह सकते हैं कि सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। दूसरा एक पहलू है जो पिछले दिनों आप सब देख रहे होंगे, किस प्रकार से लगातार इतने बड़े विकास पुरुष को अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए सैकड़ों यूट्यूबर्स को फोर्स्ड तरीके से लोगों से अपनी तारीफ करवानी पड़ रही है। आप स्थानीय लोगों से बार बार, चाहे वो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हों या अन्य जो साथी हमारे हैं, उनको आप एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं। और जो कि स्पष्ट झलकता है कि आप फोर्स करके यूट्यूबर्स को हायर करके अपने विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। क्यों? यदि आपने इतना ही विकास किया है 15 वर्षों में, तो आज तो आपकी स्थिति ये होनी चाहिए थी कि हर व्यक्ति स्वतः स्फूर्त आपकी चर्चा कर रहा होता। सर, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। अगर रंजीत निर्गुण जी के नज़र में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सड़कें, ये बिजली विकास नहीं है, तो आपकी नज़र में सर विकास का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? देखिए, मैंने हमेशा से कहा और हम किसी भी सांसद या विधायक के बारे में ये कभी नहीं कहते हैं कि उनका जो है देवत्व वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता है। और कोई भी क्षेत्र का कोई भी निर्वाचित सांसद या विधायक अपने कितने भी कार्यकाल में जनता की सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक समझने की बात होनी चाहिए कि जब आप कहते हैं सर्वांगीण विकास, एक शिक्षित विधायक
बिहार के एक नीति निर्माता विधायक की जब बात आती है तो उनसे तो कुछ विशेष की अपेक्षा तो जरूर होगी। क्या आपके यहाँ स्कूल के ड्रॉप आउट रेट सबसे मिनिमल हो गए हैं? क्या आपके यहाँ 100% एनरोलमेंट हो गया है स्कूलों के अंदर? क्या आपके यहाँ प्रिवेंटिव केयर के लिए जो हेल्थ में मेजर्स लिए जाने चाहिए वो लिए जा रहे हैं? क्या आपके प्रखंड स्तरीय जो पेटी करप्शन है उस पर आपने लगाम कसने के लिए क्या किया है? क्या आपका कोई विशेष पहल है यहाँ के युवाओं के हुनर प्रशिक्षण को लेकर? क्या आपका कोई विशेष पहल रहा है यहाँ पर लघु उद्योगों की स्थापना को लेकर? क्या एक भी डिग्री कॉलेज इन दोनों प्रखंडों या पूरे विधानसभा में है? सरायरंजन में जो KSR कॉलेज है आज तक उसको फुल फ्लेजेड मान्यता क्यों नहीं मिल पाई? बात समझने की कोशिश करिए। सरायरंजन का एक डिग्री कॉलेज जो था उसके वो भी जो है समाप्त हो गया, विद्यापति नगर का। और इस तरीके से आप देखेंगे तो सिर्फ सड़क की जहाँ तक बात है तो फिर वही कहानी आती है। सड़क पूरे बिहार में है, हर विधानसभा में बना है, जहाँ निर्दलीय विधायक हैं वहाँ भी बना है, जहाँ RJD वाले हों कम्युनिस्ट वाले हों वहाँ भी बना है। तो यदि सड़क ही मापदंड है तो वो तो सबके लिए है। तो मुझे ये जानने की कोशिश है कि इनके कार्यकाल में वो क्या विशेष है जिसको लोग कहते हैं कि बिहार में विलक्षण चीज़ें यहाँ हो गई। चलिए सर, अभी क्योंकि नरघोगी मेडिकल कॉलेज जिसको राम जानकी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जा रहा है सर, उसके बारे में एक चर्चा अभी हाल ही में कुणाल कुमार जी के द्वारा एक हाईलाइट किया गया और मुझे जहां तक पता चला है, सूचनाओं से मुझे पता चला है कि सर आपने भी उस मुद्दे को आज से कई महीने कई साल पहले इसको उठाया था कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज के लिए जो ज़मीन को हायर किया जा रहा था उस दौरान और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके जो आपात सचिव हैं बबलू जी, उनके द्वारा उनके परिवार के उनके रिश्तेदार के नाम पर कई बीघा का बीघा ज़मीन रजिस्ट्री करवा दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, मैं यहाँ सीधा सीधा तो व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये बात पूरे तरीके से विधानसभा क्षेत्र में और ख़ास करके सरायरंजन में सर्वविदित है। आप जिस ज़मीन की चर्चा कर रहे हैं वो मूलतः चकवा ठाकुरवारी की बात हो रही है। चकवा ठाकुरवारी से जुड़ा कई बीघा ऐसा ज़मीन है जो कि मूलतः उसके खतिहान इत्यादि चकवा ठाकुरवारी के ही नाम से है, लेकिन उसको बड़ी चालाकी से उनके ही द्वारा जो उस समय यहाँ के अंचल पदाधिकारी थे जो कुछ समय के लिए जिला से फिर दोबारा भी लाए गए, उनको ला करके बड़ी चालाकी से चकवा ठाकुरवारी की ज़मीन को पहले किसी एक अन्य आम व्यक्ति के नाम पर लेकर और फिर आदरणीय से जुड़े, जाहिर सी बात है जब आप तो सचिव की चर्चा आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि ये नहीं कर सकता कि आदरणीय के संज्ञान में ये सब हो है कि नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जब इतने बड़े आप विधायक हैं और इतने बड़े विषय पर लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं तो इसमें आपको पहल करके देखना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है। और यदि ऐसा हुआ है तो मेरी अपेक्षा ऐसे महामानव से है कि वो इसमें पहल करके दूध का दूध और पानी का पानी न्याय भी देने का काम करें। सर, अगर आदरणीय ये नहीं कर पाते हैं तो क्या इस विधानसभा चुनाव के बाद यदि जनता निर्गुणी जी को मौका देती है तो यह काम निर्गुणी जी कर सकेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है जब हम कहते हैं कि हम न्याय के लिए जनता के बीच उपस्थित हैं और खड़े मिलेंगे तो जो भी ऐसे विषय होंगे जो विधि सम्मत नहीं होंगे और उनके साक्ष्य जब हमारे पास होंगे तो स्वाभाविक है कि भाई वहाँ कोई व्यक्ति विशेष क्या, हम तो व्यवस्थापरक व्यक्ति हैं। यदि हमारे पास उसके पूरे साक्ष्य जब आ जाते हैं, कुछ साक्ष्य हैं, कुछ साक्ष्य और जब आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ हम पहले प्रशासन में आवाज़ उठाएंगे और वहाँ से भी आगे पीछे कुछ करने की कोशिश की जाएगी, लीपापोती की कोशिश की जाएगी तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आपको मैं बता दे रहा हूँ, चकवा ठाकुरवारी के महंत ऑलरेडी इस विषय पर अदालत माननीय उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कर चुके हैं और उनको भी जहाँ तक हमारा संज्ञान है उनको भी चुप कराने की कोई कोशिश अभी छोड़ी नहीं जा रही। सर, एक बात और है कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज में सर पिछले चुनाव में ही उसकी उद्घाटन कर दी गई, लेकिन अभी तक का वहाँ पर आपातकालीन सेवा शुरू नहीं की गई है।
तो क्या इसको सोचा जाए? ये इसे दो नज़र से देखा जा रहा है सर। एक नज़रिया है कि कम से कम लोगों को कुछ मूलभूत सुविधाएं तो मिल रही हैं। दूसरा ये देखा जा रहा है कि फिर क्या इस विधानसभा चुनाव के नज़दीक में आके उसके आपातकालीन को भी उद्घाटन करके शुरुआत करके लोगों के बीच में या फिर एक नया संदेश देने की तो चुनावी रणनीति नहीं है? किस नज़र से आप देखते हैं? पहली बात तो यह है कि आप मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात करते हैं, उस पूरी व्यवस्था को एक बड़े एंगल से देखने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सभी सुविधाएं एक बार में नहीं शुरू की जा सकती हैं, इस बात को कोई भी एक पढ़ा लिखा विवेकशील आदमी मानेगा। लेकिन देखिए, क्वेश्चन बार बार उठता क्यों है? क्योंकि बार बार आप एक मोर देन रियल चेहरा जो अपना बनाना जब चाहते हैं और ये दर्शाना चाहते हैं कि पूरे बिहार के सबसे बड़े महामानव हमारे आदरणीय मंत्री हैं, तो जब महामानव की छवि आप बनाएंगे तो आपसे अपेक्षाओं का भंडार भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, ये एक वजह है। लेकिन जो अस्पताल का सबसे मेजर इंग्रेडिएंट होता है वो होता है डॉक्टर्स। आज आपके प्रखंड स्तरीय अस्पताल में या जिला सदर अस्पताल में डॉक्टर्स कहाँ हैं? जरा कोई हमको ज़रा बता दें। आपके पैरामेडिकल फोर्सेस कहाँ हैं? इतना ओवरलोड है कि आज जिला के सदर अस्पताल की यदि आप बात करिएगा तो ईएनटी स्पेशलिस्ट या हड्डी रोग विशेषज्ञ वहाँ के आपातकालीन में बैठता है और सदर अस्पताल में 100 में से 90 केस प्रवेश होते ही प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर कर दिए जाते हैं। क्या आदरणीय इतने बड़े मंत्री को अपने जिला के उस दशकों पुराने सदर अस्पताल को दुरुस्त करने की इच्छा नहीं हुई? क्या उनके जो विधानसभा अंतर्गत सरायरंजन और विद्यापति नगर प्रखंड स्तरीय अस्पताल हैं उसमें क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सबको मालूम है। और जब राम जानकी मेडिकल कॉलेज की भी आप बात करते हैं तो अभी भी यहाँ न डॉक्टर्स की संख्या अच्छी है, न यहाँ नर्सेस की संख्या है, न पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या है। तो यहाँ तो क्वेश्चन तो उठेगा ही ना जी। तो आप जब डॉक्टर्स और नर्स ही नहीं होंगे। सर, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी देख रहे हैं अभी कि आक्रामक रूप से अपने चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस बीच में रंजीत निर्गुणी जी इतनी सरलता से क्यों? अरे चुनाव जो है ये तो लोगों के जीवन की बातें हैं और इसमें हल्ला करने से क्या होता है। और जहाँ तक सवाल निजता, मेरी निजी सवाल पर आप आएंगे तो आज सन 2010 से ये 2025 है, 16 वर्षों से यथाशक्ति तथा भक्ति हमने जो हमारे अंदर की जो भी क्षमता थी और अपने सीमित संसाधनों में एक जिला परिषद सदस्य रहते हुए, एक भाजपा के चुनाव लड़े प्रत्याशी होने के नाते और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में, लोगों के दैनंदिन जीवन में होने वाली समस्याओं आपदाओं के क्षेत्र में हमने अपना जो समर्पण था वो दिया है। अब यदि इन 16 वर्षों की बात लोगों के आत्मा में, कान में नहीं गूंज रहे होंगे तो क्या मैं चिल्ला कर कोई बात बोलूँगा तो उनकी समझ में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आप रंजीत निर्गुणी जी के नज़र में बिहार का अच्छा नेतृत्व करता कौन? सर, मैं इसमें ऑप्शन देना चाहूँगा। तेजस्वी यादव, नित्यानंद राय, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी। देखिए, हम यही समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे नेता थे और अपनी पीढ़ी के और अपनी तरह के वो एक आखिरी अखिल बिहार स्तर के नेता माने जाएंगे। ये अलग बात है कि बीते वर्षों में अब नीतीश कुमार जी, मैं उनका सम्मान, हर कोई सम्मान करता है, वो हम सबके लिए पिता तुल्य हैं और एक पितृ फिगर उनको हम लोग ज़रूर मानते हैं। लेकिन कतिपय कारणों से अब उनका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो चंद पदाधिकारियों ने और उनके आसपास के चंद चाटुकार मंत्रियों ने, और जिसमें मुझे कहने में आपत्ति नहीं है, उसमें हमारे भी माननीय एक हैं, इन लोगों ने हाईजैक कर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि आदरणीय नीतीश जी अब अपने उस फॉर्म में नहीं है जिसके लिए उनको जाना जाता था। तो सत्ता परिवर्तन जो है समय समय पर होते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, ये लाजमी है कि देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता अब इस चुनाव में इन पूरे विषयों को समझते हुए क्या कदम लेती है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन। इस पूरे बातचीत के दौरान मैंने देखा कि आपने सिर्फ आदरणीय का नाम, आदरणीय तो बोला लेकिन नाम नहीं लिए, और इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक माहौल सा बना हुआ है
कि अगर किसी से भी पूछिए तो वो आप जिनको आदरणीय कहते हैं उनके खिलाफ बोलने से वो डर रहे हैं। कहीं ये डर रंजीत निर्गुणी जी के भी अंदर तो नहीं? नहीं, मेरे अंदर तो आप सबने देखा है कि मैं तो अपने पार्टी में भी यदि कुछ चीज़ हमको विसंगतिपूर्ण लगा हो, या हमारे सम्मानित सांसद सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का भी जो कार्य पद्धति जब हमको खराब लगता है, तो हम बड़े मतलब सप्रेम मर्यादा की सीमा रेखा में आकर के, चाहे हमारे आदरणीय विजय बाबू, हम नाम लेके बोल रहे हैं, उनके भी कभी हमको जब विसंगति लगती है तो हम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, ये जो बड़े बड़े नेता या पदधारक जिनको आप कहिएगा, इन लोगों ने क्या किया है, अपने निर्वाचन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कम और अपनी निजी संपत्ति, जिसको हम कहते हैं मठ, और इसीलिए हम कहते हैं ये लोग मठाधीशी संस्कृति के पोषक हो गए हैं। तो और यही मूल कारण है। मैं ख़त्म भी बात को वहीं पर करना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ आपके सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, पूरे बिहार में सर्वाधिक विकास की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे आदरणीय पर लगता है कि दो लोग आपस में मिलने से डरते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बात को रखने में सहमते हैं। लोग छिप छिप कर मिलते हैं कि कहीं फोटोग्राफी ना हो जाए। दूसरे विचारधारा के लोग अपनी बातों को रखने के पहले कुछ ऊपर से एक्शन न हो जाए, ये भय का जो माहौल है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे माननीय के लिए। चाहे वो उसमें कितना भी कह लें कि इसमें हमारा क्या रोल है, लेकिन जब आप ही के लोग ऐसा काम करते हैं तो सवाल तो लोग आपसे ही करेंगे ना। सवाल तो रंजीत निर्गुणी से नहीं करेंगे, या अन्य किसी प्रत्याशी से नहीं करेंगे, अरविंद साहनी से नहीं करेंगे, सवाल तो आप ही से करेंगे ना। तो उन सवालों का जवाब तो माननीय को देना है। आखिरी सवाल सर, और इसके साथ हमारी ये बातचीत, आज की बातचीत ये ख़त्म होगी, कि आप अपने क्षेत्र के जनताओं को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आपके माध्यम से मैं सरायरंजन विधानसभा के तमाम लोगों से, मतदाता बंधुओं से, और ख़ासकर मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो ये चुनाव सामने आ रहा है, ये आपके जीवन का एक निर्णायक क्षण होगा। और चुनाव में जाने से पहले, यानी मतदान करने से पहले, मत का निर्माण करें। और मत का निर्माण करने के लिए जीवन के सारे पैरामीटर्स को आप स्टडी करिए, और आपके अंदर कितनी चीज़ों के लिए छूट है इसका अध्ययन जरूर करिए। पार्टी भी देखिए और प्रत्याशी भी देखिए। हो सकता है कि कुछ अच्छे प्रत्याशी, उनको अवसर ही नहीं मिल पा रहा हो एक साजिश के तहत, और वो भी आपके बीच यदि आते हैं। वोट नहीं करिए। वोट जो है वह लोकतंत्र में आपको मिलने वाला सबसे पवित्र अवसर है, जिससे आप अपने जीवन को ऊर्जा दे सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि सरकार किसकी बनेगी। आप लोग चलते हैं विधायक चुनने, सांसद चुनने, और आप जाकर के सरकार के लिए वोट गिराते हैं, और वहीं से सारी त्रुटि शुरू होती है। अतः आप सब, पार्टी भी देखें, प्रत्याशी भी देखें, स्वतंत्र होकर, निर्भय होकर अपने मत का करें निर्माण, और फिर करें मतदान। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस तरह हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी सरायरंजन के भावी प्रत्याशी श्री रंजीत निर्गुणी जी, और आपने अभी उनके साथ हमारे सवाल और जवाबों को सुना है। आपका क्या प्रतिक्रिया है, ये हमारे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।